नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं आपके साथ सुनील चतुर्वेदी। चलते उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की ओर। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार महाकुंभ 2025 को इस बार न केवल धर्म, संस्कृति और आस्था के स्तर पर दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन साबित करने जा रही, बल्कि इस बार ये पर्व देश भर के सभी बड़े नेता, मंत्री और उद्योगपतियों का एक मंच पर एकत्रित होने का माध्यम भी बनने जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ शनिवार को मुंबई, महाराष्ट्र में विश्व गुरु आर्थिक मंच के कार्यक्रम को संबोधित करने पहुंचे, तो इस मौके पर उन्होंने देश के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी से भी मुलाकात की। सीएम योगी ने अनंत अंबानी को फूलों के गुलदस्ते के साथ महाकुंभ 2025 में आने का निमंत्रण भी दिया। सीएम योगी ने अनंत अंबानी को महाकुंभ 2025 के लिए लिखा आमंत्रण कार्ड दिया। सीएम योगी ने इस मुलाकात की जानकारी एक्स पर पोस्ट करके की है। उन्होंने लिखा है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के गैर कार्यकारी निदेशक अनंत एम अंबानी ने आज मुंबई में शिष्टाचार भेंट की। अनंत अंबानी से सीएम योगी की मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। बताते चले कि योगी सरकार प्रयागराज महाकुंभ 2025 को भारतीय संस्कृति और एकता का वैश्विक प्रतीक बनाने के लिए कमर कस ली है। इसी कड़ी में शनिवार को बेंगलुरु में आयोजित भव्य रोड शो के माध्यम से वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना और पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री नरेंद्र कुमार कश्यप ने कर्नाटक के राज्यपाल थावर चंद गहलोत, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और जनता को महाकुंभ का न्योता दिया। उन्होंने कुंभ को भारत की सांस्कृतिक आध्यात्मिक चेतना का सबसे बड़ा पर्व बताते हुए इसे दिव्य, भव्य और डिजिटल बनाने की प्रतिबद्धता जताई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं आपके साथ सुनील चतुर्वेदी। चलते उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि उत्तर प्रदेश के संभल में हनुमान जी का मंदिर और शिव जी का मंदिर 4 दशक से अधिक समय तक बंद रखा गया था। भय का माहौल बनाया गया और हिंदुओं को पलायन करने के लिए मजबूर किया गया। मंदिर के खुलने के बाद लोग खुश हैं। अगर किसी धार्मिक स्थल, सार्वजनिक स्थान पर इस तरह से अतिक्रमण किया गया है या उसे बंद किया गया है और लोगों को वहां जाने से रोका जा रहा है, तो इसका पता लगाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि हमलावरों के कुकृत्यों के बारे में पूरी दुनिया जानती है। इसके संभल में जो 4 दशक से अधिक समय तक हनुमान जी का मंदिर, शिव जी का मंदिर बंद करके रखा गया था, एक भय का माहौल पैदा करके वहां से हिंदुओं को पलायन करने के लिए मजबूर किया गया था, वह खुलने के बाद जहां लोगों में खुशी है और विश्वास है, वहीं दूसरी ओर ऐसा लगता है कि इस प्रकार से कहीं पर भी कोई घेर करके, बंद करके, भय दिखा करके उत्तर प्रदेश में मंदिर हो या कोई अन्य धार्मिक स्थल हो, सार्वजनिक स्थल हो, किसी को कब्जा करके, छिपा करके और लोगों को वहां जाने से रोक करके कुछ किया है, तो उसको पता करके, ये कोई विवाद का विषय नहीं है, लेकिन जहां भगवान है उनका भोग लगता है। जो सार्वजनिक स्थल है उसका सार्वजनिक रूप से उपयोग होता है। अब भय के बल पर, धमकी के बल पर डरा करके जो कब्जे किए गए थे या जो वहाँ से रहने वाले हिंदुओं को या धर्मावलंबियों को पलायन करने के लिए मजबूर किया गया था, अब वो समय समाप्त हो गया। सर, कल से सत्र की शुरुआत है। विपक्ष सरकार पे आरोप लगा रही है कि सदन का दिन कम किया है सरकार। नहीं, विपक्ष यही आरोप लगाता है और जब सदन चलता है तो हंगामा करता है। अब संसद चल रही है, वहाँ लगातार व्यवधान डालने का काम करते हैं, लेकिन जो सवाल विपक्ष की ओर से आएंगे उन पर चर्चा के लिए, जवाब के लिए सरकार तैयार है और सदन के एक एक मिनट का उपयोग हो, इसका हम लोग प्रयास करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं आपके साथ सुनील चतुर्वेदी। चलते उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की ओर। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी के भाषण पर कहा, मैंने कल कहा था कि ये उनके पुराने भाषणों की पुनरावृत्ति है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। मणिपुर, अडानी मुद्दे, संभल जैसे मानवीय मूल्यों के मुद्दों पर जवाब की उम्मीद कर रहा है, लेकिन पूरा देश निराश है। प्रधानमंत्री का एक ही एजेंडा है, संविधान के नाम पर कांग्रेस पार्टी पर हमला करना। संविधान पर आरएसएस का क्या रुख था, ये सभी जानते हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव पर उन्होंने कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव इस देश में बिल्कुल भी व्यवहारिक नहीं है। ये कैसे संभव हो सकता है, ये व्यवहारिक कैसे हो सकता है, हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव द्वारा माई बहन मान योजना की घोषणा पर कहा, बिहार की जनता ने लालू प्रसाद जी के 15 साल देखे हैं, कैसे उन्होंने लोगों को लूटा है। 950 करोड़ का चारा घोटाला किया, नौकरी के बदले गरीबों की जमीन लिखवाने का काम किया। बिहार की जनता ये जानती है, बिहार की जनता किसी भी हालत में लालू प्रसाद के परिवार को बिहार की सत्ता नहीं देगी।
Actually, that is a clear repetition of his older speeches. Nothing new in it. The nation expected a reply from the Prime Minister about the Manipur. Nation expect a reply from the Prime Minister about Adani issue. Nation expect the reply from the Prime Minister about the Sambal like human valued issues. But entire country is disappointed. Prime Minister's only one point agenda, repeated agenda to blast Congress party on the name of Constitution. But everybody know that. What was the stand of the RSS on Constitution? Organizer, the mouthpiece of RSS, wrote that day itself, this is not an Indian Constitution. This was the word used by the organizer. Now they are praising our Constitution. The credit has to go to Rahul Gandhi. Because of when Rahul Gandhi took this Constitution, now BJP is also coming. Thank you. One nation, that is not at all practical at all in this nation. How can it be possible? How can it be practical? We cannot accept it. नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं आपके साथ सुनील चतुर्वेदी। चलते उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की ओर। राजस्थान सरकार में मंत्री जोगाराम पटेल ने एक राष्ट्रीय चुनाव पर कहा, यह समय की मांग है। भारतीय लोकतंत्र के लिए यह बहुत जरूरी है। बार बार चुनाव होने से वैमनस्य पैदा होता है, कानून व्यवस्था की समस्या भी पैदा होती है। एक बार में चुनाव होने पर सरकार को 5 साल पूरी तरह काम करने का मौका मिलेगा। इसलिए हमारा मानना है कि यह बहुत जरूरी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में हम भी 1 स्टेट 1 इलेक्शन की ओर बढ़ रहे हैं। 1 नेशन 1 इलेक्शन की तरफ केंद्र सरकार बढ़ रही है। आज संभवतः संसद में बिल भी आ सकता है। ये समय की आवश्यकता है। भारतीय लोकतंत्र के लिए सबसे जरूरी चीज़ है। देखिए, बार बार इलेक्शन होने से एक तो बहुत बड़ा आर्थिक भार बढ़ता है। हमारा जो प्रशासनिक तंत्र है वो इस इलेक्शन में उलझ जाता है, इसीलिए काम रुक जाता है। तीसरा, बार बार इलेक्शन होने से अनेक तरह के समाजों में लोगों में वैमनस्य पैदा होता है और इसी वजह से लॉ एंड ऑर्डर की भी प्रॉब्लम होती है। और एक बार इलेक्शन होने के उपरांत जो भी सरकार निर्वाचित होगी उसको 5 साल तक निरंतर पूर्ण रूप से कार्य करने का अवसर मिलेगा। इसलिए हमारा ये मानना है कि ये सबसे ज़रूरी है। सन 57 से पहले जो व्यवस्था थी उसी को पुनः दोहराया जाना चाहिए। और राजस्थान भी कृत संकल्पित हमारे यशस्वी भजनलाल जी के नेतृत्व में कि हम भी 1 स्टेट 1 इलेक्शन की ओर बढ़ रहे हैं और हमारा संकल्प है कि सभी कानूनी अनिवार्यता पूरी होने के उपरांत हम भी अपने प्रदेश में 1 स्टेट 1 इलेक्शन पर कार्य करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं आपके साथ सुनील चतुर्वेदी। चलते उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भगवान राम का भव्य मंदिर उस नए सांस्कृतिक भारत का अभिनंग है जिसका शुभारंभ सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1948 में सोमनाथ के मंदिर से किया था। उनके नेतृत्व में भारत नई ऊंचाइयों को छूता, लेकिन उनके निधन के बाद उनकी अवधारणाओं को मूर्त रूप देने के लिए देश भर में जो अभियान चल रहा है ये अवश्य एक भारत श्रेष्ठ भारत की प्रधानमंत्री मोदी की परिकल्पना को साकार करेगा। आज अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भगवान राम का भव्य मंदिर ये उसी नए सांस्कृतिक भारत का एक अभिन्न हिस्सा है जिसका शुभारंभ 1948 में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ के मंदिर से प्रारंभ किया था। आज के इस अवसर पर भारत माता का यह महान सपूत 15 दिसंबर 1950 को अपनी भौतिक काया से हमारे बीच में नहीं रहा। पूरा देश स्तब्ध था। उनके नेतृत्व में भारत एक नई ऊंचाइयों को छूता, लेकिन लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के न रहने के बाद आज उनकी संकल्पनाओं को मूर्त रूप देने के लिए जो अभियान देश के अंदर चल रहा है ये अवश्य एक भारत श्रेष्ठ भारत की प्रधानमंत्री मोदी जी की परिकल्पना को साकार करेगा। आज के इस अवसर पर मैं
भारत माता के इस महान सपूत को, जिनका पूरा जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित था, भारत माता के चरणों में समर्पित था, ऐसे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की पुण्य नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं आपके साथ सुनील चतुर्वेदी। चलते उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की ओर। लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी के भाषण पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत ही शानदार तरीके से समझाया है कि पिछले 70 वर्षों में कांग्रेस के शासन के करीब 6 दशकों के दौरान संविधान के प्रावधानों को कैसे कमजोर किया गया है, संशोधित किया गया है और कांग्रेस के हितों के अनुरूप बदला गया है। प्रधानमंत्री ने यही कहा है और यही ऐसी बात है जिस पर प्रधानमंत्री ने अपनी राय नहीं दी, उन्होंने तथ्य बताए हैं। Prime Minister Modi ji has very eloquently explained that over the last 75 years and during close to 6 decades of Congress rule, how the provisions of the constitutions were diluted, amended and changed to suit the Congress interest. Basically, the family which is known as the first family of the Congress party. So basically, to suit and to protect the interests of that first family of Congress party, the important provisions of the constitution were amended. So that is what Prime Minister has said, and it's something which Prime Minister has not given his opinion. He has stated what is fact. Okay. So Priyanka Gandhi said PM Modi didn't say anything constructive or new. He just kept on repeating. नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं आपके साथ सुनील चतुर्वेदी। चलते उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की ओर। वहीं एक राष्ट्र एक चुनाव पर बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा, आजादी के बाद से देश में एक साथ चुनाव होते रहे लेकिन बाद में इसे हटा दिया गया। अनुच्छेद 356 का सबसे ज्यादा दुरुपयोग कांग्रेस ने किया और चुनी हुई सरकारें गिरा दी गयी। पीएम मोदी और केंद्र सरकार ने देश हित में ये फैसला लिया है। बार बार चुनाव कराने से विकास कार्य बाधित होते हैं। जिस तरीके से चंद्रबाबू नायडू ने भी समर्थन करी, इससे देश का हित होगा, क्या कहना आपका? देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन ये आज़ादी के बाद जब शुरुआत हुई थी तो एक साथ इलेक्शन चलते थे, लेकिन ये क्रम टूटा और ये क्रम अगर किसी ने तोड़ा तो धारा 356 का दुरुपयोग सबसे ज़्यादा कांग्रेस ने किया और चुनी हुई सरकारों को गिराया, जिससे निश्चित समय के अलावा इलेक्शन कराने की ज़रूरत पड़ी। और ये शुरुआती दौर से वन इलेक्शन जो है पूरे देश का एक साथ ही होता था और मोदी जी ने या भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सोच समझ करके देश हित में उन्होंने ये फैसला किया है। इलेक्शन रोज रोज होने से, चाहे निकाय का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का हो, चाहे लोकसभा का हो, आचार संहिता लगती है और विकास के काम प्रभावित होते हैं और पूरी मशीनरी जो है साल की साल चुनाव में व्यस्त रहती है। और कई जगह पर तो ऐसे देखा गया कि एक चुनाव के बाद दूसरा चुनाव, दूसरे चुनाव के बाद तीसरा चुनाव, तो 6-6 महीने 7-7 महीने लगातार आचार संहिता लग जाती है। न लोगों के भुगतान हो पाते हैं, न लोगों के कोई काम हो पाते हैं। ये तो पास होगा। दूसरा सवाल ये, संभल में करीब 50 साल से बंद मंदिर जिला प्रशासन ने खोल दिया। बिजली चेकिंग के दौरान प्रशासन ने यहाँ मंदिर दिखा, अब वहाँ पूजा पाठ शुरू हो चुकी है। चलिए, प्रशासन को धन्यवाद है, कम से कम एक अच्छा काम किए। तीसरा सवाल है, राम मंदिर के पीछे कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया, जबकि ताजमहल के पीछे के लोगों को हाथ काट दिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का कहना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का कहना, राम मंदिर के पीछे कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया, जबकि ताजमहल के पीछे के लोगों को हाथ काट दिया गया। मुझे जानकारी नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं आपके साथ सुनील चतुर्वेदी। चलते उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की ओर। खनौरी बॉर्डर पर कांग्रेस नेता विनेश फोगाट ने कहा कि वो किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल
दूसरों के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। मैं पंजाब, हरियाणा और पूरे देश के लोगों से इस विरोध प्रदर्शन में भाग लेने का आग्रह करती हूं। देश में आपातकाल जैसी स्थिति है, सरकार को इसका समाधान निकालना होगा। प्रधानमंत्री मोदी बहुत बड़े बड़े भाषण देते हैं। कल भी उन्होंने संसद में भाषण दिया, लेकिन अब भाषण देने के अलावा भी कुछ करना होगा। हम सभी को ये दिखाने के लिए आगे जाने की जरूरत है, हम एकजुट हैं। नेता मान लो, बड़े ताऊ चाचा मान लो, दादाजी मान लो, ऐसे लोगों की समाज को जरूरत है और वो हर किसी के लिए अपनी जान दांव पे लगा रहे हैं। हर दिन हर घंटा उनके लिए मुश्किल होता जा रहा है, सिर्फ हमारे लिए, किसी और के लिए नहीं है। तो मेरी आप सबके माध्यम से भी अपील है, अभी आके जाने का टाइम हमारे पास भी नहीं बचा है। हमें डटना पड़ेगा मैदान में। मैदान की लाइन को अगर बार बार टच करके जाएंगे तो विरोधी भी सोचता है कि कमजोर हैं। अभी मैदान में डट के लड़ने का समय आ गया है। मेरी सभी हरियाणा वासियों से, पंजाब के लोगों से, जितने भी हमारे किसान नेता हैं, जितने भी हमारे हर घर में लोग हैं, सब लोग देख रहे हैं, अनजान कोई नहीं है इस चीज से। सब लोगों से उम्मीद भी है, आशा भी है, प्रार्थना भी है। डलेवाल जी जैसे लोगों का हमें हाथ अपने सिर पे चाहिए, सही दिशा दिखाने के लिए, संघर्ष में हमेशा लड़ने के लिए, वो जज्बा दिखाने के लिए। इतना लेट मत आना कि कहीं बहुत ज्यादा लेट हो जाए। कल संभू बॉर्डर पे किसान पैदल मार्च जा रहे थे दिल्ली की ओर, पुलिस की तरफ से, हरियाणा पुलिस की तरफ से आंसू गैस गोले छोड़े गए, रबर बुलेट मारे गए किसानों के ऊपर, 17 किसान घायल हुए हैं। इसलिए आप क्या कहेंगे? आई थिंक ये तीसरा अटेम्प्ट था। 101 लोग कुछ ज्यादा नहीं होते हैं। उसको अगर आप बोलोगे उग्रवादी हैं, ये हम पे हमला करने आए हैं, तो वो भी गलत है। 101 लोग अगर जा रहे हैं, आपको डिटेल दे के जा रहे हैं, उसके बाद में ये कायरता वाला काम करना, देश बहुत एक इमरजेंसी जैसे हालात पे चल रहा है। जो किसान जिसके ऊपर पूरा देश, पूरी दुनिया जिसके ऊपर निर्भर है, जब धरती पे कुछ नहीं था तब इस किसान ने उस जमीन को भी उपजाने का काम किया था। अगर आज वो रो रहा है, अगर वो आज अपना हक मांग रहा है, सिर्फ उतना हक मांग रहा है जितना उनके बच्चे पढ़ लिख के कुछ कर जाए, उससे ज्यादा वो कुछ नहीं मांग रहा है। उसके लिए भी इतना लंबा संघर्ष करना पड़ रहा है। सब लोग कान बंद कर रहे हैं, सरकारें कान बंद कर रही हैं। ऐसा तो है नहीं प्रधानमंत्री जी तक बातें पहुंचती नहीं है। हम देखिए, ये तो बोलने की और कहने की बातें अलग हो रही हैं सब लोगों की। बोल के जाना कहने से क्या, ना तो डलेवाल जी अपना अनशन तोड़ रहे हैं, ना लोगों को एमएसपी मिल रहा है। समाधान तो निकालना पड़ेगा ना सरकार को, क्योंकि सरकार जो आज बीजेपी की सरकार है, प्रधानमंत्री जी हैं, वैसे तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। कल भी उन्होंने संसद में बड़े बड़े भाषण दिए हैं, लेकिन अभी भाषण देने से काम नहीं चलेगा। कल किसानों का एक डिमांड ये भी था कि संसद में हमारी बात होनी चाहिए। राहुल गांधी ने संसद में ये बात कहा कि किसानों का सुना नहीं जा रहा है, किसान एमएसपी मांग रहा है, उसे लाठियां और आंसू गैस के गोले उसके ऊपर बरसाए जा रहे हैं। कहीं न कहीं और जो बेनिफिट है वो किसी कॉर्पोरेट घरानों को मिल रहा है। तो राहुल गांधी ने इस बात को संसद में उठाया है, आप कैसे देखते हैं? देखिए, हम जितने लोग हैं हम कोशिश कर रहे हैं उठाने की, लेकिन मुझे ऐसा लगता है हाई टाइम आ गया है। सिर्फ अभी हमारी आवाज उठाने से लोग सुनने वाले नहीं है, खास करके भारतीय जनता पार्टी के लोग, चाहे प्रधानमंत्री जी हो, चाहे गृह मंत्री जी हो, हर कोई सुन रहा है लेकिन काने बंद कर लेते हैं जब इम्प्लीमेंट करने की बात आती है। अभी हाई टाइम आ गया है कि मैदान में सबको उतरना चाहिए एक साथ मिलके। विपक्ष हो, चाहे किसान है, चाहे मजदूर हैं, चाहे किसी भी वर्ग से जितने भी लोग हैं, सबको एक क्रांति के रूप में इस देश में, अगर इस देश के आने वाली अगर नस्ल को बचाना है, फसल को अगर बचाना है, डलेवाल जी जैसे हमारे बड़े बुजुर्गों को अगर बचाना है, उनका हाथ अगर हमारे सिर पे रखना है, तो अभी इससे हाई टाइम आ नहीं सकता है कि उनके साथ में खड़े होने का, उनको दिखाने का कि हाँ हम सब एक हैं, एक ताकत के साथ में हम अपना हक लेके रहेंगे। आप इधर आ जाओ, मैं उनका नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं आपके साथ सुनील चतुर्वेदी। चलते उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की ओर। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने सांसदों के बीच फ्रेंडली क्रिकेट मैच राज्यसभा सभापति बनाम लोकसभा स्पीकर पर कहा,
हम अन्य राज्यों में भी ऐसे खेलों का आयोजन करेंगे ताकि सांसदों की टीम विधायकों की टीम के साथ खेले और हम ये संकल्प लेकर जाएंगे कि टीबी मुक्त भारत बनाएंगे। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी के भाषण पर कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें आईना दिखाया है। उनके शासनकाल के दौरान उन्होंने क्या किया, कैसे सीताराम केसरी को बाथरूम में बंद कर दिया गया और सोनिया गांधी को पार्टी अध्यक्ष बना दिया गया। इन सब बातों के बाद कांग्रेस के पास बोलने के लिए क्या रह गया है? वे ये बोले कि ये बातें असत्य हैं। इसका आयोजन करेंगे जहां माननीय सांसदों की टीम माननीय विधायकों के साथ भी खेले भविष्य में, ताकि हर जनप्रतिनिधि जागरूक भी हो और बाकियों को जागरूक भी करे। और हम लोग ये संकल्प लेकर जाएंगे कि टीबी मुक्त भारत बनाएंगे। सर, अगला मैच कब और कहाँ होगा? जल्दी तय करेंगे सभी सदस्यों से बात करके, लेकिन प्रयास है कि देश के कोने कोने में जाएं, जनता को जागरूक करें, जनप्रतिनिधियों को जागरूक करें और सब लोग एक प्रण लें कि हम अपने अपने क्षेत्र में वो सब कदम उठाएंगे, चाहे वो निक्षय मित्र का है, दवाई देने का है या टीबी पेशेंट्स को गोद लेने की बात है। इन सब में हम लोग इन्वॉल्व होंगे और प्रधानमंत्री मोदी का सपना टीबी मुक्त भारत का पूरा करते हैं। ठीक है। 11 रन की पारी खेली और बहुत शानदार पारी रही, क्या कहना है? मैं धन्यवादी हूं सभी खिलाड़ियों का, उन्होंने मैच अच्छा खेला। शतक लगाना ना लगाना एक बराबर है, शतक महत्वपूर्ण नहीं है। खेल के पीछे जो भावना है, स्पिरिट है, ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट अब टीबी मुक्त भारत बनाने की है। खेल में बहुत सारे खिलाड़ियों ने दिल से खेले, राज्यसभा लोकसभा के मिलकर खेले। बात ये थी कि स्पीकर 11 वर्सेस चेयरमैन 11 में दोनों सदन के सदस्यों का एक जिम्मेदारी ऐसी हो और भागीदारी ऐसी हो कि वो आज से लेकर अगले 1 साल तक टीबी मुक्त भारत बनाने में अपना सबसे बड़ा योगदान दे। ठीक है सर, थैंक यू। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं आपके साथ सुनील चतुर्वेदी। चलते उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की ओर। लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी के भाषण पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी संसद में आक्रामक हो रहे हैं क्योंकि कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा और लोकसभा में विपक्ष के नेता ने सीधे सवाल उठाए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के संविधान में सबसे अधिक संशोधन किए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने संशोधन करके आरटीआई भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम जैसे कानूनों को कमजोर किया है। कांग्रेस को धो डाला तो कांग्रेस को ना, कांग्रेस अभी मोदी जी को जाके बोलेगा कि आपने बढ़िया स्पीच दिया है। कांग्रेस तो काल तो जब मोदी जी स्पीच दे रहा था तब कांग्रेस का लोग सुन रहा था, वही बहुत बड़ा बात है। हम लोग तो वो वाला स्पीच जितना उनका हकीकत जैसे सामने बोलने लगा, उसका बाद वो स्पीच सुनने के लिए भी बहुत ज़्यादा एक व्यक्ति ऐसा होना पड़ेगा कि जिस व्यक्ति का कोई शर्म बोल के कोई चीज ही नहीं। मोदी जी ने ऐसा सबका लोगों को आईना दिखा दिया कि आप लोगों ने क्या किए थे अपना शासनकाल में। कैबिनेट में पास हुए बिल को भी बाहर तोड़ा गया था, बाहर तोड़ दिए थे। आपने प्रधानमंत्री होते होते नेशनल एडवाइजरी काउंसिल आपने बना लिए थे। सीताराम केसरी जी जो दलित का संतान है, उनको आप बाथरूम में लॉक करके सोनिया गांधी को पार्टी का अध्यक्ष का बनाया थे। तो उसका बाद कांग्रेस को और बोलने के लिए क्या रह गया? आप बोले ये बात झूठ बोला है मोदी जी ने, ये बात तो आप नहीं बोल रहे कि मोदी जी ने ये असत्य बोल रहा है। ये तो दीज आर ऑल रिकॉर्डेड स्टेटमेंट। सर, नेहरू और गांधी परिवार संविधान विरोधी है, आपने भी संविधान विरोधी तो क्या है नहीं कहा, मोदी जी ने तो पूरा आईना दिखा दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं आपके साथ सुनील चतुर्वेदी। चलते उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की ओर। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी के भाषण पर कहा, अगर नेहरू जी नहीं होते तो प्रधानमंत्री मोदी का क्या होता। कल उन्होंने झूठ पर झूठ बोला। उन्होंने 1951 में किए गए पहले संशोधन के बारे में बहुत बात की। इस संशोधन के होने के 3 कारण थे। विभाजन के बाद भयंकर सांप्रदायिक प्रचार था, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण प्रावधानों को अदालत ने रद्द कर दिया था, जमींदारी प्रथा को खत्म करने के लिए बनाए गए अधिनियमों को उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था। इससे निपटने के लिए पहला संशोधन आया। वे आपातकाल की बात करते हैं, क्या अब अघोषित आपातकाल नहीं है? और भी क्या कुछ कहा जयराम रमेश ने, वो भी आप सुनिए। कानून को चेंज बदलाव 1971 में करने की बात, ये सब बातें कही हैं किस तरीके से? देखिए, हमेशा जब प्रधानमंत्री बोलते हैं, हमारे जो नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री हैं बोलते हैं,
वो सबूत देते हैं कि वो गलती से भी सच नहीं बोल सकते और अपनी कमियों को छुपाने के लिए वो नेहरू को बदनाम करते रहते हैं, नेहरू को याद करते हैं। अगर वो नेहरू नहीं होते तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या होता, मैं समझ नहीं सकता हूं। कल उन्होंने झूठ आफ्टर झूठ, झूठ पर झूठ बोले। इतिहास को एक नया रूप देने में वो तो बहुत माहिर हैं। पहला संशोधन जो किया गया 1951 में, उसके बारे में उन्होंने बहुत जिक्र किया। 1951 में पहला संशोधन क्यों किया गया? 3 कारण थे। एक, सांप्रदायिक प्रचार चल रहा था भयंकर तरीके से पार्टीशन के बाद। दूसरा कारण यह था कि ये जो हमारे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी वर्गों के लिए जो आरक्षण के प्रावधान थे वो न्यायालय ने उसको रद्द कर दिया था। और तीसरा कारण यह था कि जमींदारी को हटाने के लिए जो अधिनियम बनाए गए थे वो भी अस्वीकार किए गए थे हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में। तो इससे निपटने के लिए ये पहला संशोधन आया। राजगोपालाचारी, डॉक्टर अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू सब सेलेक्ट कमेटी के सदस्य थे। और मेरे पास एक खत है जुलाई 3, 1950 का, 3 जुलाई 1950 का सरदार वल्लभ भाई पटेल जवाहरलाल नेहरू को लिखते हैं। उनका देहांत दिसंबर 1950 में हुआ। आज उनकी जयंती मना रहे हैं, पर 3 जुलाई 1950 सरदार पटेल जवाहरलाल नेहरू जी को लिखते हैं कि हम कैसे निपटे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे लोगों के भाषण से। कानून तो है नहीं, सांप्रदायिक प्रचार कर रहे हैं और ये कहते हैं प्रधानमंत्री को, माय ओन फीलिंग इज दैट वी हैव टू कंसिडर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। 3 जुलाई 1950 को देहरादून से सरदार वल्लभ भाई पटेल पंडित जवाहरलाल नेहरू को लिखते हैं कि संविधान में संशोधन लाने की जरूरत है ऐसे चुनौतियों से का सामना करने के लिए। तो ये क्या इतिहास गिना रहे हैं? इमरजेंसी की बात करते हैं। अभी अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी नहीं है क्या? ये भय का वातावरण, धमकी की राजनीति, ये सब क्या अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी नहीं है? 42वां संशोधन की बात की उन्होंने की, 42nd अमेंडमेंट। वो भूल जाते हैं कि 42वां अमेंडमेंट के बाद उसी नए पार्लियामेंट में जब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, 44वां अमेंडमेंट आया, 44th अमेंडमेंट आया, जो 42nd अमेंडमेंट को खारिज करता है। और इंदिरा गांधी और सारे कांग्रेस पार्टी ने 44th अमेंडमेंट का समर्थन किया 1978 में, और 1976 में 42वां अमेंडमेंट आया। कर्तव्य की बात करते हैं। हमारा संविधान देखिए, पार्ट 1 पार्ट 4A क्या कहता है? फंडामेंटल ड्यूटीज, यानी कि कर्तव्य, नागरिकों का क्या कर्तव्य है। ये कब आया गया, कब लाया गया? ये लाया गया 42वां अमेंडमेंट। उसके बाद कई प्रधानमंत्री हुए हैं, उसके बाद कई सरकारें आई हैं, सरकारें गई हैं, पर उन्होंने उचित नहीं समझा इसको हटाने के लिए। फंडामेंटल ड्यूटीज है इसमें। आरक्षण के प्रावधान मजबूत किए गए थे। तो जो इतिहास, मैं इतिहास की बहस में नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि प्रधानमंत्री से इतिहास की बात करना तो दीवार के साथ बात करने के माफिक है। वो समझेंगे नहीं, एंटायर पॉलिटिकल साइंस में क्या सीखा उन्होंने मुझे पता नहीं। पर ये जो हमेशा बदनाम करने में लगे हुए हैं, ये चुनावी भाषण था। अरे आज की बात कीजिए ना। अडानी के मामले में चुप, किसान के मामले में चुप, सांप्रदायिक तनाव अलग अलग राज्यों में जो बढ़ाया जा रहा है उसके बारे में चुप, चीन के साथ जो समझौता कि हम कह रहे हैं हमने समझौता किया है, चीन के साथ आपने क्लीन चिट दी चीन को 19 जून 2020 को आपने चीन को क्लीन चिट दे दिया। आपने कह दिया ना कोई वहां से आया है ना कोई हमारे जमीन पर बैठा हुआ है। तो समझौता किसका किया आपने?
उसके बारे में आपने कुछ नहीं कहा। बांग्लादेश में, श्रीलंका में, पाकिस्तान में क्या हमारे रिश्ते, हमारे संबंध होने चाहिए, उसके बारे में जिक्र नहीं। जो हमारी अर्थव्यवस्था की स्थिति है, जीडीपी दर काफी मात्रा में घटा है, निजी निवेश नहीं हो रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, उसके बारे में आप कुछ कहते नहीं। सिर्फ नेहरू इंदिरा गांधी, राजीव गांधी। भाई ये कितनी देर तक ये चलाएंगे आप सरकार, बदनाम करेंगे? तो खुद आज की बात करिए ना, आज के जो मुद्दे हैं, आज की जो चुनौतियां हैं, आज जो आप करना चाहते हैं। आप इतिहास को दोहराते हैं या उसको नया रूप देते हैं या भविष्य की बात करते हैं, मैं संकल्प लूंगा। आज क्या कर रहे हैं? तो बड़ी अफसोस की बात है, प्रधानमंत्री बोलते, एक तो सदन में आते ही नहीं है, जो आते हैं और बोलते हैं तो झूठ की गंगा बहाते हैं, बस क्या कहें। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं आपके साथ सुनील चतुर्वेदी। चलते उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की ओर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि छत्तीसगढ़ पुलिस बल देश के सभी पुलिस बलों में बहादुर से बहादुर पुलिस बलों में से एक पुलिस बल हमारे छत्तीसगढ़ के पुलिस बल है। छत्तीसगढ़ ने जैसे ही अपने निर्माण के 25वें वर्ष में प्रवेश किया, वैसे ही आपको प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार से सम्मान किया गया। ये आपकी कड़ी मेहनत, समर्पण, बहादुरी और जनता के प्रति आपके लगाव का सूचक है। आपका हौसला है, आपका वीरता और समर्पण है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, छत्तीसगढ़ पुलिस बल देश के सभी पुलिस बलों में बहादुर से बहादुर पुलिस बलों में से एक पुलिस बल हमारा छत्तीसगढ़ का पुलिस बल है। छत्तीसगढ़ ने जैसे ही अपने निर्माण के 25वें वर्ष में प्रवेश किया, वैसे ही आपको प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये आपकी कड़ी मेहनत, समर्पण, बहादुरी और जनता के प्रति आपके लगाव का द्योतक। छत्तीसगढ़ पुलिस विशिष्टता, प्रतिबद्धता के साथ, बहादुरी के साथ, समर्पण के साथ छत्तीसगढ़ की जनता की सेवा कर रही है। चाहे नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं आपके साथ सुनील चतुर्वेदी। चलते उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की ओर। रविवार को यहां जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार आदित्यनाथ ने शीतकालीन सत्र से पहले विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ बैठक की। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना की मौजूदगी में हुई बैठक में आदित्यनाथ ने कहा कि सदन में स्वस्थ चर्चा से प्रदेश का विकास और जनता की समस्याओं का समाधान होता है। हम सभी जनप्रतिनिधि हमें जनता के मुद्दों, उनकी समस्याओं को लेकर सदन में सुचारू रूप से। रविवार को यहां जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार आदित्यनाथ ने शीतकालीन सत्र से पहले विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ बैठक की। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना की मौजूदगी में हुई बैठक में आदित्यनाथ ने कहा कि सदन में स्वस्थ चर्चा से प्रदेश का विकास और जनता की समस्याओं का समाधान होता है। हम सभी जनप्रतिनिधि हमें जनता के मुद्दों, उनकी समस्याओं को लेकर सदन में सुचारू रूप से चर्चा करनी चाहिए। मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष ने सदन के कुशल संचालन के लिए सभी दलों का सहयोग मांगा। आदित्यनाथ ने सर्वदलीय बैठक में कहा, सदन सार्थक चर्चा का माध्यम होता है, इससे ही प्रदेश के विकास कार्यों को रफ्तार मिलती है, साथ ही समस्याओं का समाधान होता है। सदन के संचालन में किसी प्रकार की बाधा ना हो, सभी को इसका ध्यान रखना चाहिए। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के नेता रघुराज प्रताप सिंह समेत कई प्रमुख लोग मौजूद रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं आपके साथ सुनील चतुर्वेदी। चलते उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की ओर। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा को लेकर पीएम मोदी को हिंदू समाज पार्टी ने खून से चिट्ठी लिखी है। हिंदू समाज पार्टी ने बांग्लादेश में हिंदुओं की रक्षा के लिए मदद की गुहार लगाई। मामला उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ का है, जहां हिंदू समाज पार्टी ने न केवल चिट्ठी लिखी है बल्कि बांग्लादेशी मुसलमानों के भारत छोड़ने की नारेबाजी के साथ प्रदर्शन भी किया है। हिंदू समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष किरण कमलेश तिवारी की ओर से आयोजित हजरतगंज के अटल चौक स्थित जीपीओ के गांधी प्रतिमा पर बांग्लादेशी मुसलमानों भारत छोड़ो कार्यक्रम को लेकर प्रदर्शन होने वाला था। हालांकि खुर्शेदबाग स्थित हिंदू समाज पार्टी के कार्यालय से कार्यकर्ताओं द्वारा जीपीओ की ओर कूच करते ही पुलिस प्रशासन ने उन्हें रोक दिया। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे हिंदू समाज पार्टी के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष गौरव गोस्वामी सहित कार्यकर्ताओं को नाका पुलिस ने गिरफ्तार किया है।
नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं आपके साथ सुनील चतुर्वेदी। चलते उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की ओर। लोकसभा में कल यानी सोमवार को वन नेशन वन इलेक्शन बिल पेश नहीं होगा। संशोधित कार्यसूची से इसे हटा दिया गया है। इससे पहले शुक्रवार को जारी की गई कार्यसूची में कहा गया था कि सोमवार को लोकसभा में ये बिल रखा जाएगा, मगर अब यह बिल सोमवार को लोकसभा में नहीं आएगा। हालांकि अभी कारण स्पष्ट नहीं है। सरकार ने सोमवार को बिल न लाने का फैसला क्यों किया, ये बात अभी भी सस्पेंस में है। माना जा रहा है कि सोमवार और मंगलवार को राज्यसभा में संविधान पर चर्चा होना है, जहां विपक्ष सभापति के खिलाफ आक्रामक है और अविश्वास प्रस्ताव लाए। सरकार और बीजेपी भी कांग्रेस विपक्ष पर आक्रामक होगी, तो माना जा रहा है कि उस चर्चा से ध्यान न भटकाने के लिए बिल को सोमवार की कार्यसूची से हटा दिया गया है। साथ ही गृहमंत्री अमित शाह भी सोमवार को 3 बजे तक रायपुर में रहेंगे। संभावना है कि इसे मंगलवार या बुधवार को लोकसभा में पेश किया जा सकता है। संसद का शीतकालीन सत्र 20 दिसंबर को समाप्त होगा। मोदी कैबिनेट ने 12 दिसंबर को वन नेशन वन इलेक्शन बिल को मंजूरी दी थी। विधेयक में 2034 के बाद एक साथ चुनाव कराने का प्रस्ताव है। सरकार ने बिल का मसौदा लोकसभा सदस्यों को भेज दिया है। लोकसभा में द कॉन्स्टिट्यूशंस 129वां संशोधन और द यूनियन टेरिटरी संशोधन एक बिल को भी पेश किया जाएगा। बिल के जरिए संविधान में 129वां संशोधन और दिल्ली व जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश के कानून में बदलाव किया जाएगा। सरकार इससे जुड़े बिल को संसद में पेश करके संविधान के 4 अनुच्छेद में संशोधन का प्रस्ताव करेगी। बिल के जरिए संविधान में एक नया अनुच्छेद 82 ये लाया जाएगा, जिसके तहत लोकसभा के साथ सभी राज्य विधानसभाओं के चुनाव कराने का प्रावधान होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं आपके साथ सुनील चतुर्वेदी। चलते उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की ओर। नोएडा की यमुना अथॉरिटी में भारी घपलेबाजी हुई है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सरकार को जमकर फटकार लगाई है। सोमवार को दोबारा सुनवाई, तब तक आदेश का पालन नहीं हुआ तो सीबीआई जांच के आदेश हो सकते हैं। यमुना अथॉरिटी में बिल्डर्स के प्रोजेक्ट में घपलेबाजी हो रही है। प्रमुख सचिव अनिल कुमार सागर पर आरोप है कि उन्होंने मनमर्जी के आधार पर बिल्डर्स के प्रोजेक्ट को रद्द किया और जिसमें सहूलियत दिखी उसको मंजूरी दी। पर्सनल एफिडेविट के माध्यम से हाईकोर्ट ने यमुना अथॉरिटी की घोटालेबाजी पकड़ी है। एक ही दिन में प्रमुख सचिव ने सिमिलर नेचर के 3 मामलों में अलग अलग तरह के आदेश दिए थे। किसी को रद्द किया तो किसी को मंजूरी दी। जस्टिस पंकज भाटिया ने यूपी सरकार के वकील से कहा, प्रमुख सचिव अनिल कुमार सागर पर सरकार कार्रवाई करे, अन्यथा सोमवार को सीबीआई जांच के आदेश होंगे। यूपी के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट विभाग में नोएडा की तीनों अथॉरिटी की सुनवाई होती है। इसी सुनवाई में शासन स्तर पर बिल्डर्स के साथ डीलिंग होती है। हाईकोर्ट ने इस घपलेबाजी को फाइल्स में पकड़ लिया है। अब सोमवार को जस्टिस पंकज भाटिया की कोर्ट में इस लैंड स्कैंडल की दोबारा सुनवाई होगी। अनिल सागर प्रमुख सचिव के साथ साथ यमुना अथॉरिटी के चेयरमैन भी हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं आपके साथ सुनील चतुर्वेदी। चलते उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की ओर। अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट की तरह लखनऊ के गोमती रिवर फ्रंट पर भी पेडेस्ट्रियन ब्रिज बनेगा। लगभग 100 मीटर लंबा व 10 मीटर ऊंचा ब्रिज नदी के एक छोर को दूसरे छोर से जोड़ेगा। ब्रिज की डिजाइन बेहद आकर्षक व अनूठी हो, इसके लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण ने आर्किटेक्चर डिजाइन प्रतियोगिता आयोजित की थी, जिसमें दिल्ली, गोवा व बेंगलुरु समेत देश भर से 24 प्रविष्टियां आई हैं। अब इसमें से सर्वश्रेष्ठ चुनी जाने वाली डिजाइन के आधार पर पेडेस्ट्रियन ब्रिज को आकार दिया जाएगा। लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि गोमती रिवर फ्रंट पर पेडेस्ट्रियन ब्रिज के लिए एडीसीपी ऑफिस के पास जगह चिन्हित की गई है, जहां से नदी के एक छोर से दूसरे छोर तक लगभग 100 मीटर लंबा, 15 मीटर चौड़ा और 10 मीटर ऊंचे ब्रिज का निर्माण किया जाएगा। ये ब्रिज लखनऊ में पर्यटन का नया केंद्र बनेगा, जहां पर लोग चहलकदमी करते हुए गोमती नदी व उस पर चलते क्रूज का नजारा देख सकेंगे। उपाध्यक्ष ने बताया कि ब्रिज की डिजाइन बेहद खास हो, इसके लिए आर्किटेक्चर डिजाइन प्रतियोगिता नवंबर 2024 से खोली गई थी। इसमें लखनऊ, दिल्ली, गोवा, गुरुग्राम, बेंगलुरु समेत देश भर से 24 आर्किटेक्चरल फर्म द्वारा डिजाइन भेजी गई। देव सेतु गोमती गेटवे कथक थीम ने लुभाया। उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि पेडेस्ट्रियन ब्रिज के लिए अलग अलग तरह के आकर्षक थीम पर डिजाइन प्राप्त हुई है, जिसमें से गोमती गेटवे कथक ब्रिज, देव सेतु, द नॉट कनेक्टिंग स्माइलिंग ब्रिज, तरंत सेतु, जश्न पुल व हेरिटेज वॉक आदि थीम की डिजाइन ने ज्यूरी पैनल को खूब आकर्षित किया। ये सभी डिजाइनें इतनी कलात्मक व प्रभावशाली थी कि ज्यूरी पैनल को इनमें से टॉप 10 डिजाइन का चुनाव करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। उपाध्यक्ष ने बताया कि पेडेस्ट्रियन ब्रिज पर वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। ब्रिज पर केवल पैदल यात्रा व साइकिलिंग की जा सकेगी। कुछ ऐसी डिजाइन प्राप्त हुई है जिनमें लोगों की सुविधा के लिए ब्रिज पर पेडेस्ट्रियन प्लाजा, व्यू पॉइंट्स, डेक, मनोरंजन के स्थान में बैठने की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है, जिन्हें वरीयता देते हुए पेडेस्ट्रियन ब्रिज की डिजाइन का चयन किया जाएगा।